नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं कृतिका पारिक आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह जो वीडियो है ये राजनीतिक विज्ञान जिनके पास है कक्षा 12वीं में RBSE बोर्ड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाग ब का इकाई 1 संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं संविधान क्या होता है। संविधान जो है वो एक हाईएस्ट लॉ बुक होती है, यानी कि सर्वोच्च कानून की किताब को संविधान कहते हैं, जिसके अंदर नियम कानून जो हैं विस्तार के रूप में दिए गए हैं। वो नियम कानून न केवल सरकारों को मानने होते हैं बल्कि उस देश के नागरिकों को और वहाँ के समाज को भी मानने पड़ते हैं। संविधान में किसी भी देश के लिए मौलिक सिद्धांत व मौलिक मूल्यों का जिक्र किया जाता है, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल वैल्यूज़ का जिक्र किया जाता है। उस देश की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों को देखते हुए उन मौलिक सिद्धांतों और उन मौलिक मूल्यों की रचना होती है। इंग्लिश में बात करें तो किसी भी संविधान के अंदर, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल वैल्यूज आर रिटन विच आर इन अकॉर्डेंस विद द prevailing situation in the sense not right now but at the time of the making of the constitution, what were the situations that were prevailing, situations in terms of political situations, religious situation, what were the religious situations at that time, communal, what we say is communal is the right word to use here. Communal situations, how were the communal situations, what was the social situation at that time. So we all know that, हम इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो सामाजिक जो स्थितियाँ थी वो बहुत ही खतरनाक थी। देश में गरीबी चरम पर थी, देश में अशिक्षा बहुत ज़बरदस्त थी, इलिटरेसी, उस समय की अगर इलिटरेसी रेट को देखा जाए, जब भारत देश नया नया आज़ाद हुआ था, व्हेन वी वर न्यूली बॉर्न, उस समय की जो हमारी इलिटरेसी यानी अशिक्षा की जो दर थी वो इट वॉज नियर अबाउट लाइक 20% और 21%। ठीक है, अगर आज के समय पे लिटरेसी की दर को देखा, वो मैंने बात करी इलिटरेसी दर नहीं, लिटरेसी दर, सॉरी, शिक्षा की दर थी 21%। अगर इलिटरेसी 21% होगी तो ये तो अच्छी बात है मेरे हिसाब से। वो तो शायद इलिटरेसी दर तो आज भी 21% नहीं है, लेकिन ठीक है। तो आज भी अगर आज देखा हमारे शिक्षा दर जो है वो कितनी है, 76% के आसपास है। आई थिंक 76.5% है इस समय की हमारी लिटरेसी रेट। ठीक है, तो लेकिन आप देखिए ना, 70 साल में हम लोगों ने इम्प्रूव किया है। ठीक है, हम जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे वी वर एट 20 और 21% लिटरेसी रेट, यानी कि शिक्षा दर तो वो बहुत ही कम थी, बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे थे। ठीक है, देश में बहुत ही खतरनाक माहौल था उस समय। खतरनाक से मेरा मतलब है बहुत ही बड़ा कम्युनल, यानी कि धर्म के आधार पर हमारा जो है पार्टीशन हुआ था। देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, देश के टुकड़े हो गए थे, एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान रह गया। उस समय पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि खुद अलग होना चाहते थे और अपनी स्वराज हासिल करना चाहते थे। तो उस समय बहुत सारी जो हैं चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के आगे। हमारे उस समय के फोर फादर्स जो रहे हैं, संविधान निर्माता जो रहे हैं, उनके आगे बहुत सारे चैलेंजेस थे। उनको इन सभी चैलेंजेस को ध्यान में रख के एक ऐसे संविधान का गठन करना था जिसमें देश के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ दे रखा हो, यानी कि जो शिक्षित नहीं हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ संविधान में हो, और जो शिक्षित हैं उनके लिए भी संविधान में कुछ ना कुछ हो। सरकार के लिए, नागरिक के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ हो। और जैसे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो काम करना चाहते हैं, या जैसे भी सभी के लिए, हर तबके के लोगों के लिए संविधान में कुछ ना कुछ हो, तभी तो मैं इस संविधान से अपने आप को अटैच्ड फील करूंगी, तभी तो मैं इसका हर कहना मानूंगी। जैसे कि नागरिकों के लिए हमारा संविधान बहुत ही स्पेशल और पेचीदा किस्म का संविधान है। आपको मालूम होगा, हम इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे कि जो हमारे भारत देश का संविधान है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, जिसमें सरकारों के लिए आदेश और निर्देश भी हैं, नीति सिद्धांत निर्देशों के रूप में, लोग यहाँ के नागरिकों और समाज के लिए मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स भी हैं, और साथ ही में हम लोगों के लिए मौलिक कर्तव्य भी हैं। संविधान हमको मौलिक अधिकार देने के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी देता है। अगर हमारे पास में
अधिकार पाने का हक है। तो यानी कि इस देश के प्रति और इस संविधान के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, जिनका भी हमें निर्वाह करना पड़ता है, जो कि संविधान में पूरी लिस्ट में के साथ, एक सूची के साथ दिए गए हैं। अनुच्छेद 51A में, समझ में आ गई आपको बात? पहले ये 10 थे, अब ये 11 हो गए हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले इसी चैप्टर में आगे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी देश के मौलिक सिद्धांत और मौलिक मूल्य को कौन दर्शाता है? संविधान दर्शाता है, ठीक है। संविधान जो है वो सभी के लिए बाध्य होता है, क्योंकि अगर कोई भी संविधान को फॉलो नहीं करेगा, उसकी कहना नहीं मानेगा, उसकी बात नहीं मानेगा, तो ये क्या है? लीगली एनफोर्सिएबल है। लीगली यानी विधिक तौर पर ये एनफोर्सिएबल है। लीगली एनफोर्सिएबल का मतलब जो भी इसको उल्लंघन करेगा, इसकी कहना नहीं मानेगा, तो उसको क्या है? कोर्ट में स्यू किया जा सकता है, उसको न्यायालय में पेश किया जा सकता है और उसके खिलाफ सुनवाई कराई जा सकती है, और उसके लिए सजा के प्रावधान भी अलग अलग हैं। समझ में आ गई बात? तो इसलिए हमें इसका कहना मानना भी जरूरी हो जाता है। पहला तो विधिक, क्योंकि ये लीगली एनफोर्सिएबल है, और दूसरा सभी तबके के लोगों के लिए, सभी वर्गों के लोगों के लिए संविधान में कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है। तो ये हमारे फायदे की बात है कि हम इसको फॉलो करें। समझ में आ गई बात? और हमारा संविधान जो है बहुत ही स्पेशल संविधान है। हमारे संविधान को देखकर हमारे संवैधानिक जो रचनाकार थे, जो संविधान निर्माता थे, उनकी सूझबूझ और उनकी बुद्धि का पता चलता है कि वो लोग कितने दूरदर्शी थे। दूरदर्शी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखिए ना, भारत को आज़ाद हम 2022 में 75 साल के हो जाएंगे, ठीक है, और हमारे संविधान बने को ही 70 साल हो गए। लेकिन आज भी हमारा संविधान जो है वो अपनी महत्वता उसकी कम नहीं हुई है, बल्कि आज इतनी तेजी से बदलते हुए माहौल और इतने तेजी से बदलते हुए देश में भी हमारा संविधान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आज से 70 साल पहले था। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे और रचनाकार थे, उनकी दूरदर्शी और उनकी सूझबूझ का इससे पता चलता है। अब बात करते हैं कि ये संविधान कहाँ से लिया गया, कैसे बना। आपको ये बात जानकर बहुत ही पेचीदा लगेगा कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने दूसरे बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इन सभी के संविधानों को ध्यान से पढ़ा, समझा, सुना, ठीक है, और फिर इन देशों में जो भी उनको बेस्ट फीचर लगा, इन संविधानों की जो भी उनको बढ़िया गुण लगे, बढ़िया विशेषताएं लगी, उनको उन्होंने भारत के संविधान में इंक्लूड किया। समझ में आ गई बात? यानी कि भारत के संविधान में उन विशेषताओं को, उन गुणों को समाया। लेकिन कैसे? क्या उन्होंने एज इट इज बस कॉपी पेस्ट कर दिया? नहीं, उन्होंने वहां पहले समझा कि अमेरिका कैसा देश है, तो उसके हिसाब से वहां का संविधान बना। ब्रिटेन कैसा देश है, कनाडा कैसा है, ऑस्ट्रेलिया कैसा है, फिर वहां पे उनको जो भी क्या बोलते हैं, वहां के संविधान के जो गुण लगे, उन गुणों को भारत की सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने उनको पहले तोड़ा मड़ोड़ा और भारत के संविधान में उनको जगह दी। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अमेरिका के अंदर फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट बोले तो फेडरल मतलब प्रॉपरली अगर फेडरल गवर्नमेंट को बोला जाता है संघात्मक सरकार है। वहाँ पे पूरी तरीके से अगर फेडरल गवर्नमेंट कहीं पर है, यानी कि संघ की सरकार कहीं पर है, तो वो अमेरिका में है। अब बात और एक होता है एकात्मक, यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट अगर कहीं पर है तो वो है ब्रिटेन। तो देखिए ना, हमारे संविधान निर्माताओं ने ना पूरी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट यानी कि संघात्मक सरकार अपनाई और ना पूरी तरीके से एकात्मक सरकार अपनाई। उन्होंने क्या अपनाया? क्वासी फेडरल गवर्नमेंट अपनाई। क्वासी फेडरल हिंदी में बोले तो अर्ध संघात्मक सरकार। अर्ध संघात्मक यानी कि जिसके अंदर यूनिटरी यानी एकात्मक सरकार की भी विशेषताएं हैं और साथ में संघात्मक सरकार की भी विशेषताएं हैं। तो यानी कि हमने फेडरलिज्म पढ़ा हमारे संविधान निर्माताओं ने, लेकिन ऐसा नहीं है बस तोड़ एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया, अमेरिका से ले लिया फेडरलिज्म यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से ले ली। नहीं, हमने कैसी सरकार ली? क्वासी फेडरल अर्ध संघात्मक सरकार हमने यहाँ पर अपना। जो अर्ध संघात्मक क्या होती है, ये हम आने वाले इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? तो यानी कि दूसरे देशों के संविधान को विस्तार में पढ़ के उनके विशेष गुणों को लेकर उनको भारत की परिस्थितियों के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर उन्होंने हमारे संविधान में उन गुणों को समाया है। समझ में आ गई बात?
तो आइए चलते हैं पहले संविधान के गुण पर। पहला संविधान का गुण क्या है? भारतीय संविधान का पहला विशेषता है कि यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। क्या है हमारा देश का संविधान? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। इसे क्या, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन। संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न संविधान। इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि यह जो संविधान है वो किसने बनाया है? वी द पीपल। जब भी आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल, प्रस्तावना कहाँ पर दी गई है? संविधान बहुत बड़ी किताब है, उस किताब के पहले पन्ने पर ही क्या दी गई है? प्रस्तावना दी गई है, यानी कि प्रियम्बल दिया गया है। ठीक है, उस प्रस्तावना की जब शुरुआत होती है तो पहला वर्ड ही क्या है आपको पता है? वी द पीपल। वी द पीपल यानी कि हम भारत के लोग। समझ में आ गई बात? फिर आगे बहुत सारी चीजें हैं और फिर एंड में लिखा हुआ है हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हम भारत के लोग अपने आप को इस संविधान को देते हैं, आज के दिन आत्मर्पण करते हैं। 26 नवंबर 1949 को हम यह संविधान अपने आप को देते हैं। इससे क्या पता चलता है आपको? इस लाइन से हमको यह पता लगता है कि यह जो भारत का संविधान है यह हम पर किसी भारी शक्ति ने थोपा नहीं है। नो एक्सटर्नल फोर्स हैज कंपेल्ड अस टू फॉलो दिस कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय अस, वी द पीपल। यानी कि यह संविधान हम लोगों द्वारा ही इनैक्ट किया गया है, अडॉप्ट किया गया है और सेल्फ को दिया गया है, आत्मर्पण किया गया है। अधिनियमित भी इसको हमने ही किया है। अधिनियमित मतलब अडॉप्ट करना। अधिनियमित भी हमने ही किया है और आत्मर्पण भी हमने ही किया है। समझ में आ गई बात? 26 नवंबर 1949 को संवैधानिक जो सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, इसको अडॉप्ट किया। समझ में आ गई बात? संविधान लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन खत्म कब हो गया था बन के और पास कब हो गया था संवैधानिक सभा के द्वारा? 26 जनवरी 1949, 1949। क्लियर है बात? सॉरी, 26 दिसंबर 1949। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि हमारा पहली विशेषता पढ़ रहे थे कि हमारा जो संविधान है वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। इसका मतलब यह जो संविधान है वह किसने बनाया है? हम भारत के लोगों ने बनाया है। किसी बाहरी ताकत व बाहरी शक्ति ने हमारे ऊपर इस संविधान को थोपा नहीं है। और दूसरी बात इससे हमें क्या पता लगती है? यह पता लगती है कि जो आखिरी जो शक्तियां हैं वह किसके पास हैं? भारत के लोगों के पास हैं। यानी कि भारत के बारे में अंदरूनी मामलों में भी, यानी इंटरनल मैटर्स में भी, और बाहरी मामलों में भी, यानी एक्सटर्नल मैटर्स में भी फैसले लेने की सारी ताकत किसको दी गई है? वी द पीपल को दी गई है। इस संविधान को भी हम वी द पीपल ने ही बनाया है, हम भारत के लोगों ने ही बनाया है। और भारत के बारे में इंटरनल मामलों में फैसले लेने के लिए और एक्सटर्नल मामलों में फैसले लेने की ताकत जो है, आखिरी ताकत किसको दी गई है? भारत के लोगों को दी गई है। समझ में आ गई आपको बात? इसलिए जो हमारा संविधान है वो कैसा है? संपूर्ण संप्रभुत्व संविधान है। यानी कि कोई भी बाहरी ताकत, बाहरी शक्ति हम पर हमारे बिहाफ पे कोई कानून, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना सकती। समझ में आ गई बात? जैसे अब आप बोलोगे यूनाइटेड नेशंस है, WHO है, WTO है, ठीक है, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय ये जो संस्थाएं हैं, ये बहुत सारे कानून बनाती है जो भारत में भी लागू होते हैं। लेकिन आप मानिए, जब ये कोई कानून बनाती हैं तो वो भारत उसको साइन करता है। और जैसे मान लीजिए अगर हमने किसी यूनाइटेड नेशंस का कोई भी जो है एक्ट, ठीक है, हमने साइन किया, तो वो साइन पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको साइन करेगा। भारत जो है, भारत में वो नियम जो यूनाइटेड नेशन में बनाया है वो ऐसे ही लागू नहीं हो जाएगा, पहले भारत का राष्ट्रपति उस कानून को साइन करेगा। आपको आ रही है बात समझ में? तो इसलिए कहा जाता है भारत एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न संविधान है, क्योंकि इसके बारे में अंदरूनी व बाहरी मामलों में फैसले लेने का पूरा अधिकार किसके पास में है? भारत के लोगों के पास में है। ठीक है, तो आइए दूसरी विशेषता पर चलते हैं, जो कि है प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल। प्रस्तावना की बात करें तो क्या? प्रियम्बल, हिंदी में बोले तो प्रस्तावना, इंग्लिश में बोले तो प्रियम्बल। प्रस्तावना कहाँ पर दी गई है? संविधान के पहले पेज पर, पहले पन्ने पर जो है प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल दिया गया है। डॉक्टर KM मुंशी ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ कहा
की जो प्रस्तावना है वह हमारे संविधान की क्या है, राजनीतिक कुंडली, यानी कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। समझ में आ गई बात? जैसे देखिए ना, इंसान का हॉरोस्कोप देखकर उस इंसान के बारे में बताया जा सकता है, इंसान की कुंडली को देखकर उस इंसान के बारे में बताया जा सकता है कि वो इंसान कैसा है, उसके साथ क्या होने वाला है, वगैरह वगैरह। वैसे ही प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को देखकर संविधान के बारे में प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं, संविधान के बारे में बताया जा सकता है। ठीक है, बिना पर संविधान को पढ़े हम ये जान सकते हैं कि संविधान आखिर में इस्टेब्लिश क्या करना चाहता है, स्थापित क्या करना चाहता है। ठीक है, प्रस्ताव और क्या है प्रस्तावना में? प्रस्तावना में उन मौलिक सिद्धांत व मौलिक मूल्यों का जिक्र है जो कि हमारा संविधान स्थापित करना चाहता है। जैसे कि देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में, प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि इंडिया एक कैसा देश होगा? इंडिया एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक देश होगा। हिंदी में बोले तो भारत एक कैसा देश होगा? भारत एक सोवरेन यानी संप्रभुत्व, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, और क्या बोलते हैं सेक्युलर बोले तो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होगा, डेमोक्रेटिक बोले तो लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा, और रिपब्लिक बोले तो कि एक गणतंत्र राष्ट्र होगा। ठीक है, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि ये जो संविधान है भारत को कैसे देश के रूप में रचता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक देश के रूप में इसकी रचना की गई है हमारे संविधान के द्वारा। समझ में आ गई बात? आगे आने वाले इसमें आगे हम पढ़ेंगे इन सबके अलग अलग मतलब क्या होते हैं। और प्रस्तावना में और क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो संविधान है वह इसके लोगों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय देगा, यानी कि सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस देता है। और क्या लिखा हुआ है? आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने की व अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी देता है। समझ में आ गई आपको बात? और किस तरह की आज़ादी दी जाती है? किसी भी धर्म को आप किसी भी धर्म के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, किसी भी धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं, इसकी आपको आज़ादी देता है। ये सब कहाँ लिखा हुआ? प्रस्तावना में पहले पन्ने पे ही लिख दिया गया है। ठीक है, पूरा संविधान पढ़े बिना ही आप ये जान सकते हैं कि संविधान में आगे आपको क्या मिलेगा, मात्र प्रस्तावना को देखकर, प्रस्तावना को पढ़कर। और प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार मिलता है, कि प्रत्येक नागरिक को क्या मिलता है? समानता का अधिकार मिलता है, इक्वालिटी का अधिकार मिलता है। और चौथा क्या? चौथा प्रस्तावना बात करता है भाईचारे की, फ्रेटर्निटी की, कि सभी देशवासियों को क्या कोशिश करनी है कि हम सभी भाईचारे में रहें, फ्रेटर्निटी में रहें और देश की एकता और अखंडता को सबसे ऊपर रखें, किसी भी हालत में देश की एकता और अखंडता को चोट नहीं पहुंचाए। समझ में आ गई बात? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हमको बनाए रखना है। ठीक है, ये सब आपको प्रस्तावना प्रियम्बल में मिल जाता है। तो यानी उस प्रियम्बल क्या है? एक समरी है, एक ओवरव्यू है, एक ब्लूप्रिंट है, जिसको पढ़कर आप संविधान के बारे में जान सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये रही दूसरी विशेषता संविधान की। अब चलते हैं तीसरी विशेषता के ऊपर, जो कि है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, अमेरिका जो इतना बड़ा राष्ट्र है, इतना डेवलप्ड राष्ट्र है, उसके संविधान में मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 7। केवल 7 आर्टिकल्स दिए हुए हैं अमेरिका के संविधान में। ठीक है, अगर आप देखें कनाडा के संविधान में 147 आर्टिकल्स हैं, 147 अनुच्छेद हैं। फिर बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका, उसके संविधान में 153 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया 128 अनुच्छेद और आर्टिकल्स दिए गए हैं। अब इन जिन देशों के मैंने नाम लिए, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप देखेंगे कि ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण देश हैं दुनिया की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। और इनके संविधान में भी इतने इतने आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखें, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद और आर्टिकल्स हैं? 395, 395 आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, 22 भाग, 22 पार्ट्स हैं और 12 अनुसूचियां यानी कि स्केड्यूल्स हैं। समझ में आ गई बात? आपको मालूम होनी चाहिए ये बात। शुरुआत में जब ये संविधान बना था तो सिर्फ 10 ही अनुसूचियां थी, 10 ही स्केड्यूल्स थे, लेकिन 93rd और 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी,
यह सपना राजीव गांधी ने देखा था, जो हमारे प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ये सपना देखा था, और फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल हकीकत बनाने का काम किया वीवी नरसिम्हा राव जी ने 93rd और 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर, जिसके तहत देश के अंदर क्या बोलते हैं, नगर पालिका व पंचायती राज का गठन और स्थापना की बात की गई है। तो ये 11वीं और 12वीं अनुसूची में किया गया है। म्यूनिसिपैलिटीज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम बोलते हैं, पंचायती राज सिस्टम के बारे में हम ये 11वीं और 12वीं अनुसूची लेकर आए, स्केड्यूल लेकर आए। शुरुआत वाले में कितने थे? बस 10 ही थे। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, तो यानी कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। ठीक है, और आज तक अगर अभी तक की बात की जाए, हमारे संविधान में कितने संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं? 104 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, जो अभी 2016 में किया गया, लेकिन उसे लागू जो है 1 जुलाई 2017 से किया गया, वो है 101वां संवैधानिक संशोधन, जिसके तहत पूरे भारत देश में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु व सेवा कर जो है भारत में लागू किया गया। कौन सा संवैधानिक संशोधन था ये? 101, 1011। समझ में आ गई आपको बात? चलिए, तो आइए नेक्स्ट जो हमारे चौथी विशेषता है उस पर चलते हैं।